वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और हम एक इशू के बारे में बात कर रहे थे। आप भी इसके बारे में यकीनन सोचते होंगे। हम गाने याद कर रहे थे, हम गाने याद कर रहे थे। कौन सा गाना जो है हमारा चोरी किया गया और उसका बेड़ा गर्क किया। इससे भी बड़ा इशू है एक हमजा, ये इस पे भी आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब से ये फ्यूजन शुरू हुआ है, आपने देखा है कि गाना की सोल कुछ और होती है, गाने का मतलब कुछ और होता है, गाने का थीम कुछ और होता है, वो कह कुछ और रहा होता है और उसको पिक्चराइज और उसको जो प्लेस किया जाता है वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में कर दिया जाता है और बिल्कुल ख्याल नहीं किया जाता। और डिंग चिंग चिंग पता नहीं पीछे क्या क्या कुछ डाल के उसका बिल्कुल ही वो जो उसका मजा होता है ना, जो आप सुकून आपको मिलता है, वो खत्म हो जाता है। दो इसमें हम नुकसान करते हैं। एक तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, कि जिस आर्टिस्ट ने ये गाना या कोई फोक गाना है जो सदियों से चला आ रहा है, उसकी एक रूह है, उसके साथ लोगों की एक इफेक्शन है, एक एफिलिएशन है, उसके कुछ मीनिंग्स हैं, वो मीनिंग्स मीन अ लॉट टू मेनी पीपल। आप उसको बिल्कुल तबाह बर्बाद कर देते हैं, डिस्टॉर्ट कर देते हैं और उसकी एक मस्क शुदा शक्ल जो है वो दुनिया के सामने एक नए लेटेस्ट म्यूजिक के तौर पे प्रेजेंट कर देते हैं। और यही चरबों में हो रहा है, यही हो रहा है। जो इंडिया ने अब हमारा एक और बहुत खूबसूरत सोलफुल सॉन्ग जो है बीबी सनम, उसका चरबा तैयार किया है, जो कि जिसे कहना चाहिए जो उनकी एक है ना ट्रेडमार्क हमजा, जिसमें वो सेक्सुअलिटी एंड बहुत बेहंगम किस्म की बेहूदगी, उनको पता ही नहीं लगा कि ये क्या इसका मतलब था, ये किधर हमें जोड़ना चाहिए था और हमें क्या करना चाहिए था। टांगे तोड़ी हैं उसकी बेहतरीन किस्म की और लोगों के सामने पेश कर दी और पेश ऐसे की जैसे उनका है, और उसके लिरिक्स भी तब्दील किए गए हैं, इजाफी लिरिक्स डाले गए हैं। बिल्कुल सही। सो इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। ये गाना हमारे रिप्रोड्यूस किया था और बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश किया था ज़ेब एंड हानिया ने, पाकिस्तान की बड़ी एस्टीम्ड सिंगर्स हैं, और इन दोनों के कॉम्बो ने इस गाने को रिवाइव किया था। ये गाना जो कि एक खूबसूरत पर्शियन आवाज़ में, अंदाज में खूबसूरत फोक है, उसको हमारे सामने रिप्रेजेंट करने का क्रेडिट जो इनको जाता था। सो ज़ेब बंगश हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ेब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला और हमें ज्वाइन किया। इतना खूबसूरत कलाम बीबी सनम, मुझे याद है उस्ताद शमसुद्दीन मसरूर, आपने इसके बारे में लिखा भी, 1960s में आपने ये सुना, आप मेस्मराइज हुई एंड देन यू रिप्रेजेंटेड इट इन कोक स्टूडियो। तो आपके ख्याल में ये गाना देखा है जब आपने इंडिया में, तो आपका क्या रिएक्शन है? जी गाना जी एक्चुअली मैंने 1960s में नहीं सुना, क्योंकि ये ऑब्वियसली तो उस वक्त गाया गया उस वक्त गाया गया बिल्कुल। तो एब्सोल्युटली जी, मैंने जब ये गाना पहली दफ़ा सुना तो मैं बहुत छोटी थी। मैंने अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी नानी के साथ पेशावर में एक फंक्शन पे, उस्ताद शाह वली एक बहुत बड़े सिंगर हैं, वो गा रहे थे इसको बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, और तभी से ये गीत मेरे दिल में बसा हुआ है, रचा हुआ है। और फिर जब हमने भी इसको जब प्रेजेंट किया, मैंने और मेरी कज़न हानिया ने, तो हमने इसमें एक फ्यूजन का एलिमेंट डाला था। लेकिन शायद इसलिए क्योंकि हम इस गीत के साथ पले बड़े हैं और हमारी जो है घर के माहौल का हिस्सा रह चुके हैं ये इस किस्म की मौसीकी, तो हम उसको थोड़ा बहुत एक तरीके से लेके गए। अभी जो हो रहा है, और इसमें देखें मैं अभी भी सुन रही हूँ और वैसे भी सुनती रहती हूँ, जब भी मैं इस मौजू पे बात करती हूँ तो हम लोग इसको हमेशा एक इंडिया पाकिस्तान का मसला बना देते हैं। और बेशक ऐसे हुआ है कि इंडिया में बहुत सी हमारी धुनें पुरानी चोरी हुई हैं, जिस तरह आप कहते हैं, लेकिन ये जो ये गीत जो है, ये इसको कहते हैं, ये फोक ट्रेडिशन है। तो ये अगर इंडिया ने किया है तो उन्होंने कॉपीराइट के साथ कोई गलत नहीं किया, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी। बल्कि शुरू में जब मैंने देखा कि एक अफ़गानिस्तान का, ताजिकिस्तान का, बल्कि ईरान में भी और पाकिस्तान में भी ये गीत बहुत मकबूल है, पूरे एक खित्ते में मकबूल है, तो अगर इंडिया की बहुत बड़ी इंडस्ट्री इसको आगे पेश करती है तो ये कोई बुरी बात मेरे हिसाब से नहीं है, बल्कि इसमें उस लोकगीत की मकबूलियत हो सकती है, उसकी वो और मशहूर हो सकता है। लेकिन जो बात आपने आगे की, वो सबसे ज़रूरी बात है, वो है कि हम किसी खित्ते की या किसी जगह की मौसीकी जब पकड़ते हैं तो क्या हमें एहसास है कि उसमें सिर्फ धुन नहीं है या बीट नहीं है जिसको हम झट से चेंज कर लेते हैं और झट से हिट कर देते हैं, बल्कि उसमें बहुत से लोगों की उन लोगों के जज्बात हैं, उनकी आइडेंटिटी है, उनकी शख्सियत मौजूद है, और उसमें कई रूहानियत के लेयर्स होते हैं, उसमें शायरी होती है, और उसमें सदियों पुरानी एक विजडम होती है
जिस तरह की मतलब उसमें एक हिकाई किस्म की विजडम होती है जो कि उसका असल हासिल होता है। जब उसको हम हटाते हैं तो हम ऐसे उस पूरी आइडेंटिटी को के साथ ज्यादती करते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा इस वजह से परेशान हुई जब मैंने ये देखा, और बल्कि मैंने उसके ऊपर कुछ तहरीर भी किया जी। और मज़े की बात यह है कि एक इंडियन पब्लिकेशन ने ही वो शाया किया। हाँ। पहली दफ़ा मैंने एक न्यूज़पेपर के लिए कुछ लिखा और इंडियन न्यूज़पेपर ने ही वो शाया किया, क्योंकि होता ये है कि हम लोग फिर उंगली उठाते हैं कि ये इंडस्ट्री गलत है, ये आर्टिस्ट गलत है, लेकिन बात ये है कि हम एज ऑडियंस क्यों ये चीज़ें बर्दाश्त करते हैं, बिल्कुल बर्दाश्त करते हैं। हाँ, ज़ेब ये बताइएगा, जैसे आप बिल्कुल सही लाइन पे बात कर रही हैं, लेकिन चूँकि उर्दू कॉमनली या पर्शियन या हमारा कल्चर चूँकि तकरीबन मिलता जुलता है, एक जैसी ज़बान बोलने की वजह से, समझने की वजह से, एक लंबा अरसा इकट्ठा रहने की वजह से, तो हमारी आइडियाज़ जो हैं वो आराम से उधर ले लिए जाते हैं। लेकिन आपके सामने ही हमारे सिंगर्स वहाँ पे गए, उन्होंने गाए और फिर उसके बाद उन्हें किस तरह से वहाँ से बेदखल किया गया, उनको वहाँ से निकाला गया। फिर आप देखें तो वो अपनी चीज़ों की कॉपीराइट्स के बारे में बहुत रिजिड हैं, वो उसमें किसी को क्लेम नहीं करने देते। तो क्या हमें इतना फ्लेक्सिबल रहना चाहिए? और जो आप कह रही हैं क्या बहुत देर नहीं होगी इन चीज़ों को रेज़ करने के लिए कि इन पे हमारा क्लेम सिर्फ धुन के अंदाज में नहीं, कल्चरली है, मॉरली है, इससे हमारी एफिलिएशन जो है ये स्पिरिचुअल लेवल पे है, इमोशनल लेवल पे है। इमोशनल राइट्स भी तो होंगे ना कोई किसी चीज़ के। इमोशनल राइट्स लगता तो हमें हमेशा है, मतलब कोई किसी भी चीज़ से जब हम प्यार करते हैं, जब वो हमसे जुदा किया जाता है तो हमें तकलीफ़ तो बहुत होती है। होने तो चाहिए लेकिन इस तरह से है नहीं। लेकिन ये आपने बात बिल्कुल सही की। देखें, दो तरीके होते हैं, ये हम जंग नहीं लड़ सकते, बल्कि ये एक वो जगह है, मतलब बीबी सनम मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बीबी सनम जितना पाकिस्तान में मकबूल हुआ था, उसी वक्त उतना ही इंडिया में मकबूल हुआ था हमारा वाला। और बल्कि मैं कहूँगी कि मुझे ज़्यादा हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्री की, हम बात कर रहे हैं कमर्शलाइजेशन की। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान में जो हम कभी कभार सूफ़ी कलाम के साथ करते हैं, या कभी कभार हम लोग, आपने देखा होगा हमारा हर आइटम नंबर, एक तो आइटम नंबर हम लोगों ने भी ले लिया एज इफ इट्स आते हैं। और जब आप किसी को कहते हैं कि भाई ये आइटम नंबर्स क्यों हैं हमारी फिल्मों में, तो फिर वो कहते हैं हमेशा से थे या जो भी, तो वो बाकी चीज़ें जो हमेशा से थी वो तो रही नहीं, लेकिन ये आइटम नंबर रह गया समहाउ। फिर दूसरी बात है कि आइटम नंबर को भी अगर आप देखें तो उसमें हमेशा कोई बहुत बड़े बड़े अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उर्दू के, जैसे उर्दू को ही जैसे एक मतलब लेना नहीं चाहिए नाम, लेकिन सुरूर और इस तरह की जो प्यारे प्यारे अल्फाज हैं, कैफ, सुरूर, इस तरह की जो, और कभी कभी एक्चुअली सूफ़ी कलाम से जुड़े हुए मिसरे भी लिए जाते हैं, उनको आइटम नंबर बनाते हैं। फिर दूसरी बात यह कि उसमें हमेशा हम लोग एक अरबी धुन या अरबी तर्ज की सिंगिंग करते हैं, और उसमें हमेशा बेली डांसिंग होती है। तो क्या हम ऐसे नहीं कर रहे हैं किसी और के कल्चर के साथ, बल्कि ऐसे कल्चर के साथ जिसमें हम, जैसे मुझे अरब म्यूज़िक बहुत पसंद है, फेरोज़ हो गई हैं, बाकी मतलब देयर सो मेनी ब्यूटीफुल सिंगर्स जिनको मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ। तो मैंने तो कभी उन धुनों की तरह की कोई चीज़ पाकिस्तान में नहीं देखी, हालांकि हम अरबी से बहुत प्यार करते हैं। तो इससे यही होता है ना कि जब आप बहुत ज़्यादा दूसरे की तरफ वो उठाते हैं, हम कैसे मुलव्विस हैं, हम सिर्फ वो चीज़ ठीक कर सकते हैं, किसी और हम नहीं रोक सकते। और हम इस चीज़ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि बहुत से पब्लिकेशंस ने इस बात को शाया किया। उन्होंने सिर्फ ये एंगल दिया फरा कि वो इंडिया ने बेड़ा गर्क कर दिया, इंडिया ने बुरा कर दिया और ज़ेब बड़ी नाराज़ हैं। लेकिन मैंने जो उसके बाद बातें की थी, जो मैंने एज एन आर्टिस्ट, वो तो किसी पाकिस्तानी पब्लिकेशन ने शाया ही नहीं की।
बिल्कुल ठीक। यू नो, तो एज आर्टिस्ट वो डू, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एज प्रोड्यूसर्स हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एज ऑडियंस हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। हम कब अपने कल्चर को अपना देखेंगे, तभी तो हम जाके उसके साथ कुछ इंसाफ बिल्कुल ठीक है। ज़ेब, ऐसा क्यों हो गया कि पहले हम देखते थे बॉलीवुड के अंदर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वहाँ पर जो गाने गाए गए आज तक सुने जाते हैं, पूरी दुनिया में वो गाने सुने जाते हैं, वो बहुत समझदार लोग हैं, जानते हैं इस चीज़ को, बहुत अच्छे तरीके से काम करते रहे हैं। पहले जो आर्टिस्ट थे वो शायरों के साथ बैठते थे, लिरिक्स का मतलब समझते थे, लफ्ज़ कैसे अदा होना है ये समझा जाता था, फिर उनको पता होता था कि वो क्या अदा करने जा रहे हैं। लेकिन ये कल्चर भी ख़त्म हो गया आर्टिस्ट के अंदर। तो आर्टिस्ट को इसमें कितना कंसर्न होना चाहिए। बहुत सीनियर वो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने यह गाना गाया है, अब उनको तो ये समझ होनी चाहिए थी कि मैं खैर क्या गाने जा रही हूँ, इसकी क्या फील थी। और अगर आप हमें कुछ गुनगुना के भी सुना दें, हम असल फील भी लेना चाह रहे हैं। और आपको भी पता है ना मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेट सेक्टर कैसे कंट्रोल करता है इन तमाम चीज़ों को। दे टेल द आर्टिस्ट कि ये काम ऐसे होना चाहिए। बेशक बेशक, इसमें एक्चुअली सारी चीज़ आ जाती है कमर्शलाइजेशन की। हम आजकल बड़े खुश हैं और मैं भी खुश हूँ। मेरी ज़्यादातर जो है यू नो इनिशियल जो एटलीस्ट मेरी एसोसिएशन रही है इंसानी गानों की भी, वो भी थ्रू कमर्शियल एंड कॉर्पोरेट एसोसिएशन रही है। लेकिन ये कि ज़्यादा कमर्शलाइजेशन और ज़्यादा कॉर्पोरेशंस के लोगों का दखल, उससे ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। क्योंकि होता ये कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जो असल बॉसेस हैं वो आपके कल्चर से आगाह नहीं है। वो सिर्फ देख रहे हैं क्या चल रहा है, क्या बिक रहा है, झट से बनाओ, झट से बेचो। और यही चीज़ इंडिया में भी आ गई है। पहले आपके जो प्रोड्यूसर्स होते थे वो उनको खुद फिल्में पसंद थी, तो या अगर कोई बिजनेसमैन भी कर रहे हैं, उनका दिल होता था कि मैं भी एक फिल्म बनाऊंगा, तो वो अपना पैसा इस तरह लगाते थे। वो चुन चुन के जो आर्टिस्ट उन्हें पसंद होते थे उनको लेते थे, तो एक टीम बनती थी। अब ऐसे होता है कि लोग देखते हैं कि भाई इसके कितने फॉलोअर्स हैं, इसका क्या है, ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, इसको आउट करो, इसको इन करो। तो वो प्रोसेस ही ख़त्म हो गया है। और वो उस प्रोसेस के बजाय प्राइवेट, सिर्फ कॉर्पोरेट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप। लेकिन अगर आप सिर्फ कमर्शियल पे देखेंगे तो आपको कभी भी एसेंस नहीं मिलेगा। बिल्कुल एसेंस नहीं मिलेगा, क्वालिटी नहीं मिलेगी। बहुत शुक्रिया। ज़ेब हमारे साथ मौजूद थी, सुबह सवेरे पाकिस्तान से रही थी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बिल्कुल ठीक बात कर रही थी कि आपको देखना चाहिए, हम भी लोगों के कल्चर के साथ क्या कर रहे हैं हमें भी समझना चाहिए। और हम जब देखते हैं ना बार बार ऐसी चीज़ को, तो हम सपोर्ट कर रहे होते हैं इसको। इसका तरीका ये है कि बायकॉट किया जाए, ना देखा जाए ऐसी चीज़ों को जो आप समझते हैं कल्चरली, मॉरली, या फिर किसी और आर्टिस्ट की या किसी जो आर्टिस्टिक क्रिएशन है उसके साथ जस्टिफाई नहीं कर रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है फरा, अक्सर लोगों के लिए उनका स्मार्टफोन जो होता है ना, दुनिया तक रसाई का जरिया होता है। हम सबका ऐसा ही है, हम कुछ ज़्यादा उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन अगर ये दूसरों के लिए आपकी निजी ज़िंदगी में घुसने का जरिया बन जाए तो फिर तो परेशानी ही परेशानी है। आप दिमागी तौर पे इतना हिल जाते हैं कि मेरे कोई चीज़ लीक हो गई। अब हम फिर बार बार बात करेंगे। इंडिया की भी बात हुई थी ना, जब वो कुछ ड्रग्स स्कैंडल को वो कर रहे थे, तो उसमें भी कुछ ऐसी चैट्स सामने आई थी, लेकिन वो चैट्स व्हाट्सएप तक थी। अब यह है कि मोबाइल जो आपके हाथ में है उसके अंदर आपका ईमेल, फेसबुक, आपकी पिक्चर्स, आपकी किसी भी तरह की कोई कम्युनिकेशन, कोई भी चीज़ अगर पड़ी हुई है और आप समझे कि वो हैक हो जाए, तो वो सब इन्फॉर्मेशन जो है वो दुनिया तक चली जाए और जा सकती है। वैसे ये जोक भी चल रहा था कोविड के दिनों में कि आप एहतियात करें कोरोना से, अगर आप बीमार हो गए तो आपका फ़ोन आपकी बेगम को दे दिया जाएगा। सो आप सोचें कि फ़ोन जो है वो आपके दुश्मनों के हाथ में चला जाए। ये तो अंदर वाली एप्लीकेशंस हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आपका मोबाइल फ़ोन, पूरे का पूरा फ़ोन हैक हो सकता है? यकीन नहीं आता तो हम आपको बताते हैं। आपके इल्म में है, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा का मोबाइल फ़ोन भी 2 रोज़ पहले हैक कर लिया गया था, एलामिया जारी किया गया था, जिसके बाद बताया गया कि उनका फ़ोन हैक हो चुका है। तो क्या आपका पूरे का पूरा मोबाइल हैक हो सकता है? कौन ये हैक कर सकता है, कैसे हो सकता है? इसी पर आज हमने बात करनी है। इस बारे में जानेंगे। डिजिटल प्राइवेसी एक्सपर्ट हमारे साथ है सदफ खान। अस्सलाम वालेकुम सदफ। ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है, दिन ब दिन हम डरते चले जा रहे हैं टेक्नोलॉजी से। पहले हमें पता चला कि व्हाट्सएप पे चैट्स लीक हो सकती हैं, हमारा जो डेटा है वहाँ पे प्राइवेसी नहीं है। अब हैकर्स जो हैं वो फ़ोन हैक करने की बातें जो हैं वो भी आ चुकी हैं। इसके लिए क्या क्या हरबे इस्तेमाल किए जा सकते हैं और कैसे हम इसको इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे फ़ोन हैक ना हो?
देखिए, एक तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो हैकिंग है वो हमेशा टेक्निकल नहीं होती। बहुत सारी जो हैकिंग है वो सोशल इंजीनियरिंग के ज़रिए होती है, यानी आपसे कुछ कहकर, आपको कुछ बताकर आपका डेटा हासिल कर लिया जाए। इस तरह के जो हैकर्स होते हैं, जो सोशल इंजीनियरिंग वाली हैकिंग करते हैं, वो आपको जो दीगर चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल जो एहसास प्रोग्राम है उसके जो फेक मैसेजेस आते हैं, उस तरह की चीज़ों में हमने देखा है यही वाली जो तरीक़ेकार हैं ये मोबाइल्स पर भी अप्लाई होते हैं। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि हम में से ज़्यादातर लोग, मुझ समेत अक्सर, आप भी आई एम श्योर, जो हम वेब एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं अपनी मोबाइल के अंदर, वो किसने बनाई हैं, उनकी ऑथेंटिसिटी क्या है, वो आपके मोबाइल से कौन सा डेटा इकट्ठा कर रही हैं, हम ये सब जानने की बिल्कुल परवाह नहीं करते। और अक्सर इस तरह की जो एप्लीकेशंस हैं उनको हम खुद परमिशन दे देते हैं कि आप मेरा कैमरा, मेरा फ़ोन, मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट सब कुछ एक्सेस करें, क्योंकि हमने सिर्फ जो हमारा वो है फोकस है वो सिर्फ उस सर्विस पे होता है जो फ्री ऐप हमें फराहम कर रही है। तो इन अ वे आप जो हैकर्स हैं या वो जो लोग हैं जो आपके मोबाइल में मौजूद डेटा इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनको खुद परमिशन दे रहे हैं कि ठीक है जी, हम आपकी ऐप इस्तेमाल करके गेम खेल लेंगे या कोई डॉक्यूमेंट स्कैन कर लेंगे, और उसके बदले आप जो मेरा जितना डेटा है उस तक आप रसाई हासिल करें और उसको जिस तरह से चाहे इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक है। पूरे का पूरा मोबाइल हैक हो जाना, हमें उसके बारे में भी बताएं। ये चलें, हमने क्लिक नहीं किया, लिंक कोई हमारे पास आया, हम नहीं क्लिक करते हैं, चलें जी एप्लीकेशंस हमारे मोबाइल में हैं ही नहीं है, फिर भी मोबाइल हैक हो सकता है। कोई मेरे नंबर से किसी को मैसेज कर सकता है कि नंबर उसको मेरा शो हो रहा होगा, मैसेज उसने टाइप किया होगा। जी हो तो सकता है, जाहिर है अगर टेक्नोलॉजी अगर डिज़ाइन हो सकती है तो उस टेक्नोलॉजी को एक्सेस करने के तरीक़ेकार भी डिज़ाइन हो सकते हैं। लेकिन जो SS फाइज़ ईसा का केस है उसके अंदर अभी जो FIA ने उनको रिस्टोर कर दिया है मोबाइल उनका, और FIA की तरफ से भी यही अभी कहा गया है कि कोई एप्लीकेशन के थ्रू मसला क्रिएट हुआ था। लेकिन अगर एप्लीकेशन ना भी हो तो जाहिर है अगर आप मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा केयरफुल नहीं है, आपका पासवर्ड नहीं लगा हुआ, इट्स नॉट वेरी सिक्योर, आप लोगों से शेयर कर लेते हैं, या आप कहीं बाहर जाएं और वो खुला कहीं रख दें, इस तरह की चीज़ों की वजह से अगर रसाई मिल जाए एक दफ़ा किसी हैकर को, तो वो जाहिर है फिर कोई एक एप्लीकेशन तक या कोई एक साइट तक मोबाइल के महदूद नहीं रहेगी। मैं एक मॉल में मौजूद हूँ, मैंने उस मॉल का जो वाईफाई है उसके साथ अपना मोबाइल कनेक्ट कर लिया है, क्या उस वाईफाई से मेरा मोबाइल हैक हो सकता है? मेरा जो अंदर कंटेंट है वो कोई भी चोरी कर सकता है वहाँ से, अगर कोई अच्छा हैकर वहाँ पर बैठा है? या हमसे फ़ोन ले लिया जाता है बाज़-औक़ात, हम कहीं जा रहे हैं, हमें कह दिए फ़ोन अपना यहाँ पे रख दीजिए, दे दीजिए, आप सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आप अंदर नहीं ले जा सकते, या ऑफिसेज़ ऐसे हैं, तो उसमें वहाँ से भी चोरी हो सकता है। देखिए, जब भी आप मोबाइल किसी के पास रखवाएं तो एक तो ये कि उस पर पासकोड होना चाहिए, और बेहतर यही है कि वो उसको ऑफ़ करके रखें, क्योंकि अगर वो ऑन है खुदा न खास्ता और अगर आपने अपना पासकोड नहीं डाला हुआ या अभी बिल्कुल डाला था और एक्सेस हो सकता है, तो फिर तो कोई भी उसको आराम से मिरर भी कर सकता है, रसाई भी हासिल कर सकता है। जो आपने पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट होने की बात की, देखिए अमूमी तौर पर ये बहुत आसान काम नहीं है किसी का मोबाइल हैक करना, लेकिन अगर कोई वहाँ हैकर्स बैठे हुए हैं जो उससे कनेक्ट हुए हैं, और जब आप वो वाईफाई एक्सेस करते हैं तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं या जिस तरह से वो उन्होंने रसाई दी हुई है, तो ये हो सकता है कि फॉर द टाइम बिंग जब तक आप उस नेटवर्क से कनेक्टेड हो, तो या बार बार जब भी आप आके उस नेटवर्क से कनेक्ट होते हो, तो वो आपके जो भी ब्राउजिंग एक्टिविटी है, जो आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी है, उसकी ज़ाहिर है डिटेल्स जो सर्विस प्रोवाइडर है या जो राउटर है उसके थ्रू कलेक्ट की जा सकती है। हाँ, अगर कोई मिलिट्री इंटेंट के साथ अगर कोई हैकर वहाँ बैठा हुआ है तो हो सकता है कि फिर वो कोई ऐसा तरीक़ेकार भी निकाल ले जो उस नेटवर्क से कनेक्ट हुए लोग हैं उनके डेटा तक रसाई हासिल करें। तो सदफ फिर कैसे सिक्योर रहें और कैसे सेफ्टी को इंश्योर करें कि हमारे फ़ोन्स हैक ना हो, हमारी मालूमात जो है अनवांटेड लोगों तक, गैर ज़रूरी लोगों तक गैर ज़रूरी मालूमात ना पहुँचे? और क्या लोगों को हम में क्या इंटरेस्ट है, ये भी एक ख्याल है कि यार मेरे में क्या इंटरेस्ट है, मेरे से लोगों ने क्या चीज़ ले लेनी है? देखिए, इंटरेस्ट की तो जहाँ तक बात है, जिस एज में हम रहते हैं इसको हम इंफॉर्मेशन इकोनॉमी की एज कहते हैं। जो बड़े बड़े आपको ग्लोबल कॉर्पोरेट्स नज़र आएंगे, जो सोशल मीडिया जायंट्स हैं, वो कोई चीज़ तो नहीं बेच रहे, वो सिर्फ आपका डेटा जो है उसको रेलिवेंट लोगों को फराहम कर रहा है। उनकी जो पूरी इकोनॉमी है अब वो उसी डेटा के ऊपर बिल्ड हुई है। तो अगर उनके लिए वो डेटा बेहतर हो सकता है तो फिर जाहिर है कोई भी किसी का डेटा हासिल करे तो एक बिग डेटा एक लार्जर डेटा सेट का हिस्सा बन सकता है, वो उसके लिए रसाई मुमकिन हो सकती है।
है। अगर बिल्कुल टारगेटेड हैकिंग है तो हो सकता है आपके पास कोई ऐसी मालूमात हो जो किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जब जहाँ तक ख़वातीन का ताल्लुक़ है तो ख़वातीन की प्राइवेट तस्वीरें, वो सारी चीज़ें भी लोग एक्सेस कर सकते हैं। जहाँ तक केयरफुल रहने की बात है, ऑब्वियसली आपको यू नीड टू बी अवेयर कि आपके मोबाइल में क्या क्या चीज़ें आप डाउनलोड कर रहे हैं, आप किस तरह की मवाद, किस तरह का डेटा उसके अंदर रखते हैं, कौन सी एप्लीकेशंस आप इस्तेमाल करते हैं, और सबसे बढ़कर ये कि आपके मोबाइल फ़ोन की सिक्योरिटी आप किस तरह इंश्योर करते हैं। क्या आपका पासकोड स्ट्रॉन्ग है, क्या आपने फेशियल रिकग्निशन लगाया हुआ है, क्या आप बायोमेट्रिक रखते हैं या नहीं रखते, कितने लोगों के साथ आप वो चीज़ें शेयर करते हैं, कितनी इंटरकनेक्टिविटी है इन सारी चीज़ों के अंदर, और कहाँ जी। बिल्कुल ठीक है। डिजिटल सदफ, प्राइवेसी thank you so एक्सपर्ट सदफ, बहुत शुक्रिया बहुत आपका हमारे शुक्रिया। साथ मशवरा। ये बड़ा अहम मामला है। मैं कोई अक्सर होता हूँ ना, गेम कोई करता हूँ मोबाइल पे, तो मैं देखता हूँ अगर वो मेरे से कुछ भी परमिशन मांगे मैं उसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ, क्योंकि वो परमिशन मांगते हैं, हम पढ़ते ही नहीं है। बिल्कुल से। खैर मैं तो इस तरह की चीज़ें करने पे यकीन नहीं रखती। मोबाइल से फ़ोन सुनने के लिए इसको फ़ोन सुनने रख दें, लेकिन अगेन आई एम नॉट अ डिजिटल एज पर्सन। मैं तो कोई पुराने ज़माने का बंदा हूँ। लेकिन हमजा मैं आपका स्मार्टफोन लेने लगा हूँ आपसे, आपको मैं दूसरा फ़ोन देता हूँ, आपका तो उससे भी गुजारा हो जाएगा। अच्छा, लेकिन हमजा वो एक ज़माना था जब हम कहते थे वी आर व्हाट वी ईट, वी आर व्हाट वी थिंक, वी आर व्हाट वी फीड इन आवर मोबाइल। बिल्कुल। आज अगर आपने किसी बंदे को समझना है, उसका मोबाइल लेकर बगैर उसको बताए सिर्फ उसको देख लें कि उसने क्या क्या चीज़ें सर्च की हैं, क्या क्या चीज़ें उसने देखी हैं, क्या क्या उसके इंटरेस्ट, आपको एक लम्हे में पता चल जाएगा कि बंदा किस सोच का। मरहूम बहुत अच्छे थे। खैर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद से फिर बात करेंगे।